नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री रणवीर गंगवा शुक्रवार को भिवानी पहुंचे और पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने अनेक मुद्दों पर चर्चा करते हुए देश में पहली बार एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद पर बैठाकर अनूठी मिसाल पेश करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व भाजपा के शीर्ष नेताओं को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने देश में पहली बार अनुसूचित जनजाति की महिला को देश के सर्वोच्च पद पर बैठाकर एक अनूठी मिसाल दी है, जिसके लिए भाजपा शीर्ष नेतृत्व बधाई एवं आभार के पात्र हैं। पत्रकारों के सवाल में रणवीर गंगवा ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई ने राष्ट्रपति चुनाव में भी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में मत दिया, इसके लिए उन्होंने धन्यवाद किया। एक अन्य प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि विधायक कुलदीप बिश्नोई पार्टी में कब शामिल होंगे ये कुलदीप बिश्नोई पर ही निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद अब समाज के सबसे निचले तबके जनजाति तबके में शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ेगा, जिससे वहाँ के बच्चों में तरक्की के नए आयाम छू सकेंगे तथा देश का नाम रोशन कर सकेंगे। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा ने नूंह के डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या मामले में कहा कि डीएसपी की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में अवैध खनन माफिया को पनपने नहीं दिया जाएगा, जिसके लिए सरकार प्रयासरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि डीएसपी सुरेंद्र सिंह को शहीद का दर्जा, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा व परिवार को एक सरकारी नौकरी दिए जाने की बात मुख्यमंत्री ने मान ली है। और विधानसभा की तरफ से भी स्पीकर साहब ने हमने बड़ा इसको सीरियस तरीके से लिया है। अधिकारियों को विशेष तौर से निर्देश भी दिए गए हैं कि इस तरीके का अगर कोई दहशत का माहौल फैलाने का काम करते हैं या इस तरीके की कोई जिससे आम लोगों के अंदर एक माहौल इस टाइप का हो, माहौल ख़राब करने का जो प्रयास वो कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए, इस तरीके के आदेश दे दिए गए हैं। और जो भी इस मामले के अंदर दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए टीमों का गठन भी कर दिया गया है और सरकार इसके प्रति पूरी गंभीर है। देखिए, कोई भी नेता अगर बीजेपी में आना चाहता है तो स्वागत है उनका, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी उनकी पहले मुलाकात हुई है। अब कब आना है या नहीं आना है वो तो कुलदीप जी बताने का काम करेंगे। मैं उनका इस बात के लिए तहे दिल से आभार भी व्यक्त करूंगा कि उन्होंने राज्यसभा के अंदर अपने अंतरात्मा के आवाज़ के ऊपर वोट जो है कांग्रेस के खिलाफ देने का काम किया है। और अभी राष्ट्रपति चुनाव के अंदर भी मैं समझता हूं कि उन्होंने हमारी जो राष्ट्रपति की उम्मीदवार थी, जो कल विधिवत रूप से निर्वाचित हुई हैं, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, उनके पक्ष में देने का काम किया है। और कब आना है और क्या फैसला लिया है वो तो स्वयं कुलदीप जी इस बारे में बता सकते हैं, मेरी कोई इस बारे में बात नहीं हुई। लेकिन जिस तरीके से कुछ दिन से मीडिया के माध्यम से भी जो हमारे जो शीर्ष नेताओं से मुलाकात हुई है, तो अगर वो आना चाहते हैं तो स्वागत है उनका, अच्छी बात है। तो आप सभी को और देशवासियों को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर पहली बार आदिवासी जनजाति महिला इस देश की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति जी चुनी गई हैं। उसके लिए पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को कि जिन्होंने इस तरीके का फैसला लेकर के जहां महिलाओं का गौरव बढ़ाने का काम किया है, वहीं दलित वर्ग का और विशेषकर जो जनजाति से जो पहली बार हमारे देश के अंदर
प्रधानमंत्री के पद पे चुनी गई है। ये देश के लिए गौरव की बात है और एक प्रजातंत्र के देश के लिए राष्ट्रपति चुनी गई, ये देश के लिए गौरव का बात है। और जिस तरीके से अभी आज के समय के अंदर जहाँ अनुसूचित जनजाति से हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी चुनी गई हैं और एक मजदूर का बेटा देश का प्रधानमंत्री है, वहीं एक किसान का बेटा उपराष्ट्रपति बनने जा रहा है। एक बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन जो है, मैं कहूँगा कि एक अच्छे स्वस्थ लोकतंत्र का जो है हमारे इस देश का, ये बहुत ही खूबसूरती का एक दृश्य मैं कहूँगा कि जिससे हर वर्ग को अपने आप को जो है वो सम्मानित महसूस करता है। इस लोकतंत्र के अंदर भारत जैसे जो देश, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके अंदर इस तरीके की व्यवस्था करने का काम आज की हमारी मौजूदा सरकार ने किया है। इसके लिए मैं तमाम हाईकमांड का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और उनका धन्यवाद भी करता हूं। निश्चित रूप से जिस तरीके से अभी हमारे राष्ट्रपति के उम्मीदवार भारी मतों से चुनी गई हैं, इसी तरीके से उपराष्ट्रपति के लिए भी आदरणीय धनखड़ जी का चुना जाना निश्चित है। दुखदाई घटना और चिंताजनक घटना हुई है और सरकार ने भी उसको बहुत ही गंभीरता से लिया है। डीएसपी सुरेंद्र सिंह जी बहुत ही जाबाज अधिकारी थे पुलिस के अंदर और हमारे हिसार ज़िले से ही वो आते हैं और उसके लिए सरकार ने बहुत ही इसको गंभीरता से और सख्त निर्णय लेते हुए जहां दोनों दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं जो और भी जो इस काम में जुड़े हुए हैं, जो अवैध काम करते हैं, उनके लिए, उनके गिरफ्तारी के लिए, उस पर शिकंजा कसने के लिए पूरी टीम लगा दी गई है। और कई जिस तरीके से आपने भी मीडिया में अभी देखा होगा कि डंपर ट्रैक्टर जो इस टाइप के अवैध कामों में जो लगे हुए हैं, उनको गिरफ्तार भी किया गया है, उनको पकड़ा भी गया है और इसके ऊपर सख्त एक्शन जो है वो लिया जाएगा। मैं जो हमारे डीएसपी बिश्नोई साहब थे, जिनके इस नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता श्रीमती सोनिया गांधी से पूछताछ के मामले में पूरे प्रदेश की तर्ज पर भिवानी में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया। पुराना बस स्टैंड से प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शनकारी लघु सचिवालय पहुंचे और जिला उपायुक्त के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। कांग्रेस के आज के प्रदर्शन में कांग्रेस विधायक राव दान सिंह की अगुवाई में किया गया प्रदर्शन पुराना बस स्टैंड से शुरू हुआ और डीसी कार्यालय तक पहुंचा। प्रदर्शन के बाद डीसी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। राव दान सिंह ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले का नाम लेकर सीबीआई का दुरुपयोग सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि आज सोनिया गांधी की उम्र 75 वर्ष हो गई है और उन्हें कई प्रकार की बीमारियां भी हैं, फिर भी उन्हें जानबूझकर तंग किया जा रहा है और एक तरह से विपक्ष को डराने का प्रयास कर रही है। उसके ये रोज प्रदर्शन है आज हमारा। और आज की पहले राहुल जी को बुलाया, फिर सोनिया जी को बुलाया। ये लगातार इस तरह से संस्थाओं का मिसयूज कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि इस तरह के प्रजातंत्र के अंदर विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश ना करें। ये नेशनल हेराल्ड कोई इंदिरा गांधी जी या सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी से नहीं जुड़ा हुआ। ये एक नेशनल हेराल्ड का मुद्दा है, ये सरकार का अपना मुद्दा है। इसको एक वजह बना दी गई कि उनको कैसे कैप्चर किया जाए, क्योंकि नेशनल हेराल्ड अखबार जब चला था और इस नेहरू परिवार की तरफ से नहीं एक ट्रस्ट द्वारा चलाया गया था और वो सभी ट्रस्टियों के फैसले हैं जितने भी फैसले हुए हैं। सोनिया जी ने कोई अपना अलग फैसला नहीं लिया। इसलिए सारे देश में अगर बीजेपी गवर्नमेंट ईडी की हेल्प लेकर उन्हें हरेस करने की कोशिश करती है तो सारी कांग्रेस पार्टी एक है। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा जो केंद्र की जांच एजेंसियां है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, उसका दुरुपयोग करके कांग्रेस के, आप भी देख रहे होंगे, पूरे देश के नेताओं को दबाने का और उसको एक हथियार के रूप में भारतीय जनता पार्टी प्रयोग कर रही है। और उसी रूप में हमारे आज
आज सोनिया गांधी जी कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनकी 75 साल की उम्र होने के बाद, इतनी बीमार होने के बाद, अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से अगर उनको प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ये सोचती हो कि ईडी जैसे छोटे से हथियार से हमारे देश के नेता झुक जाएंगे, तो वो किसी बहम में है। हमारा केंद्र की सरकार के द्वारा ये रवैये का हम पूरा विरोध करते हैं। मुख्य मुद्दों से अभी 3 दिन पहले जीएसटी के आप देखेंगे कि आटा, चावल, गेहूं सब चीज़ों के दाम बढ़ाए। उन चीज़ों से पेट्रोल की महंगाई आप देखेंगे, अग्निपथ योजना देखेंगे। मुख्य मुद्दों से सरकार जनता का ध्यान भटकाने की वजह से आज कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को दबाने का कोशिश कर रही है और कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के साथ। अखिल भारतीय किसान सभा ने जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए फसलों के नुकसान की राशि मांगी। क्रमिक धरने के 5वें दिन भी किसानों ने 2020 की बर्बाद खरीफ फसलों के मुआवजे की मांग करते हुए कहा कि यह धरना मांगे पूरी न होने तक लगातार चलता रहेगा। धरने को संबोधित करते हुए किसान सभा के तोसाम ब्लॉक के प्रधान करण सिंह जैनावास व जिला प्रधान करतार ग्रेवाल व संयुक्त किसान मोर्चा के नेता कमल सिंह प्रधान ने कहा कि इस बार बर्बाद फसलों के मुआवजा वितरण में काफ़ी अनियमितताएं सामने आई है। जिन गाँवों में राजस्व विभाग के फसल खराबा दिखाया है, वहाँ बीमा कंपनी ने फसल को सही बताया है, और जिन गाँव में बीमा कंपनी ने फसल खराबा बताया है, वहाँ राजस्व विभाग ने खराबे की विशेष गिरदावरी भी नहीं करवाई है। इसके उदाहरण मिरान और बलियाली गाँव हैं। बलियाली गांव में बीमा कंपनी के कपास में फसल खराबा होने पर कुछ बीमित किसानों को बीमा क्लेम दिया है, वहीं गैर बीमित किसान को सरकार ने फसल खराबी वास्ते कोई मुआवजा नहीं दिया है। के कारण जो हमारी फसलें मारी गई, तो सरकार का ये वायदा था कि जिन्होंने बीमा करवा रखा है, बर्बादी का वही फसल उसका बीमा देंगे, और जो बीमा नहीं करवा रखे तो फसलों में जितना नुकसान हुआ है उसकी परसेंटेज के हिसाब से हम उसको मुआवजा देंगे। 137 करोड़ रुपया हमारा 2 महीने से आया हुआ है, और अभी तक उसमें से मुश्किल से 20% का ही वितरण हुआ है। एक तो हमारा ये कहना है कि वो जल्दी से जल्दी पैसा बांटा जाए। दूसरी क्या गड़बड़ की है कि इन्होंने ये कर दिया कि जिसका बीमा होया हुआ है, कपास को बीमा कपास का ही है, बीमा होया हुआ है, तो उनको अगर मतलब बीमा नहीं दिखाई, कई जगह बड़ी काफ़ी 42 गाँव ऐसे हमारे भिवानी ज़िले के अंदर जिसमें कपास का नुकसान ही नहीं दिखा रखा, जबकि नुकसान कहीं बची नहीं, कपास कहीं बची नहीं। फिर हमारा ये कहना था कि नहीं तो उनको जब उनमें 39 से 50% रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने नुकसान दिखा रखा है, तो उसका फिर उसकी जगह मुआवजा मिलना चाहिए। इसलिए हमने अब 19 तारीख से लगातार 19 को हमने बड़ी रैली करी जिला लेवल के ऊपर, और उसके बाद ये लगातार चला हुआ है। हमारी 2 घंटे मीटिंग भी हो चुकी है, और रेवेन्यू जिसमें हमारे DRO साहब थे, जिसमें एग्रीकल्चर के थे, SC से भी हमारी मीटिंग हो चुकी है, और चोरी के बारे में SP साहब से भी मीटिंग हो चुकी है। अब केवल मात्र ऑर्डर जारी करने, मान तो ली उन्होंने बातें कि जो जिसका बीमा नहीं उसको मुआवजा देंगे, पर तो अभी तक ऑर्डर जारी नहीं करे। आज उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि आज आपको ऑर्डर मिल जाएंगे। केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड भिवानी के सभागार में 37वीं आम सभा की बैठक का आयोजन प्रीतम अग्रवाल की अध्यक्षता में किया गया। इस बैठक में विशिष्ट अतिथि के तौर पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह एवं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संचालक एवं प्रमुख व्यवसायी सत्यनारायण मित्तल भी उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए बैंक के महाप्रबंधक सुरेश पाल ने वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट बैंक बैलेंस शीट बैठक में रखी, जिसको सभी उपस्थित सदस्यों व समितियों के प्रतिनिधियों ने निदेशक मंडल की उपस्थिति में आम सभा की बैठक में पारित किया। बैठक के महाप्रबंधक ने आगामी वित्त वर्ष के दौरान बैंक द्वारा दी जाने वाली योजनाओं, विशेष रूप से महिलाओं के आत्मनिर्भर बनाने बारे में संयुक्त देयता समूहों के गठन करके बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की जानकारी प्रदान की। इसके अतिरिक्त बैंक में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि प्रीतम अग्रवाल ने महिलाओं को JLG के माध्यम से दिए जाने वाले ऋणों की सराहना की तथा पैक्सों को अधिक सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया, ताकि ग्राम स्तर पर अपने सदस्यों को सभी बैंकिंग व भारत सरकार व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। बैठक में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बैंक को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड भिवानी द्वारा आज 37वीं आम सभा की बैठक हुई, उसमें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड चेयरमैन के नाते से मैंने भी भाग लिया। बैंक की जो विभिन्न 17 सूत्रीय कार्यक्रम आज उपस्थित किया गया बैठक में, उसमें बताया गया कि बैंक ATM की सुविधा भी दे रहा है, लॉकर की सुविधा भी दे रहा है। तो मैं बैंक का भी आभार प्रकट करूँगा। ये ATM भी और लॉकर भी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में सबसे पहले लगाए गए हैं।
दूसरा जो भारत सरकार की योजनाएं हैं उसमें भिवानी कोऑपरेटिव बैंक का 2/3 हिस्सेदारी है। पूरे हरियाणा भर में जो भी कोऑपरेटिव बैंक है उसमें 2/3 हिस्सेदारी कोऑपरेटिव बैंक की है। और इसी प्रकार पेंशन में लगभग 38,000 लोगों को सामाजिक सेवा के तहत पेंशन दी जा रही है। और ऐसे 1/3 योगदान है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वो इस भिवानी कोऑपरेटिव बैंक का। तो मैं बैंक के अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि बैंक दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे और समाज सेवा के इस काम में लगा रहे। और आज जीएम साहब ने भी जो निवेदन किया कि भी आज़ादी के अमृत महोत्सव में तो ये 37वीं आम सभा हो रही है और ये अगले साल से 50वां वर्ष प्रारंभ हो रहा है, तो अधिक से अधिक पेड़ लगाएं ताकि वायु में अधिक से अधिक ऑक्सीजन हो और हम सब स्वस्थ रहें। राष्ट्र जो है आज 75वां वो वर्ष मना रहे हैं, तो वो बहुत शुभ दिन पे। और एक सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगी कि जीएम साहब ने ये कहा कि इसमें पौधारोपण के लिए इन्होंने विशेष अपने उसमें प्रोग्राम में दिया। एक बैंक वाले बैंकर जो दिन रात बैंक और उसकी काम करें, वो पर्यावरण के लिए सचेत हों, तो उससे बड़ी कोई अच्छी बात नहीं हो सकती। वो बहुत अच्छी बात है क्योंकि जीवन हमारा जो है ना वो वास्तव में वृक्षों पे ऑक्सीजन पे है, यही हमारी है। और इन्होंने जो एक आज कार्यक्रम के लिए इन्होंने घोषणा की और की कि ये वृक्षारोपण करेंगे, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि ये बैंक आपने देखा कि इनकी कितनी सुदृढ़ व्यवस्था है, कितना अच्छा है, कितना इनकी बिल्डिंग अच्छी है, इनके कार्यक्रम सारे अच्छे हैं, इनका डिपॉजिट सबसे अच्छा है। 38,000 आदमियों को ये पेंशन दे रहे हैं। ये एक दूसरे जो स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक में है उनसे ज़्यादा पेंशनर इनके पास है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है, बहुत अचंभे की बात है। नहीं, कोई भी आदमी कोऑपरेटिव बैंक से पेंशन नहीं ले रहा है। बाकी तो सरकारी कर्मचारी 38,000 यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, एक बड़ी अच्छी बात है। तो दूसरी के इनका आर्थिक स्थिति इस बैंक की बहुत अच्छी है। नहीं तो आमतौर से कोऑपरेटिव बैंक जो है ना वो घाटे में ही चलते हैं। और ये सुधार करेंगे, पैक्स का सुधार होगा तो बैंक का सुधार हो जाएगा। पैक्स से ही हमें थोड़ी दिक्कत रहती है और वो अब बात भी अब सभी लोगों ने रखी है पैक्स के सुधार के लिए। जीएम साहब उस पर करेंगे तो उससे और अच्छा होगा। मोबाइल बैंक, एटीएम तो है इस बैंक के पास, एटीएम है, मोबाइल वैन भी है पैसे के लिए, एक बहुत बड़ी बात है। बहुत ही अच्छा ये इसका है। मैं पहले भी 5 साल रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्टर, और मैंने देखा है कि ये बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव बैंक है, बहुत अच्छा बैंक है। इसके लिए साथ मैं वर्तमान भिवानी जिले में OLX पर गाड़ी बेचने के नाम पर हजारों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सस्ती गाड़ी दिलाने के नाम पर सिवाड़ा गांव के एक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी नूह निवासी शाकिर द्वारा की गई, तो शिकायत पर कार्यवाही करते हुए आरोपी को पकड़ने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की। और सिविल लाइन थाने में स्थित साइबर क्राइम थाना प्रभारी सुमित कुमार ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि सिवाड़ा निवासी सोनू ने बताया कि वह OLX पर डिजायर गाड़ी खरीदना चाहता था और उसका संपर्क OLX के माध्यम से जिला नूह निवासी शाकिर से हुआ। शाकिर ने अपने आपको आर्मी का कर्मचारी बतलाते हुए सस्ते मूल्य पर गाड़ी दिलाने का आश्वासन दिया और सोनू से तुरंत उसके खाते में GST व गाड़ी की डिलीवरी चार्जेस के लिए 67,000 रुपये भेजने की मांग की, जिसे सोनू ने उसके खाते में तो भेज दिया, लेकिन उसके बाद उसका कोई संपर्क नहीं हुआ। उसकी शिकायत पर साइबर क्राइम टीम ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई आरंभ करते हुए एक आरोपी शाकिर को पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पूछताछ के दौरान पुलिस ने बड़े खुलासे होने की बात भी कही है। हमारे पास में सोनू पुत्र कलम सिंह निवासी सिवाड़ा का एक हमें शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके ऊपर हमने FIR दर्ज कर दिया था। शिकायत का मजमून इस प्रकार से है कि उन्होंने OLX के ऊपर किसी गाड़ी के लिए OLX पे जैसे भी ओल्ड जो भी चीज़ें होती हैं खरीदने के OLX पे खरीदते हैं, तो गाड़ी देखी थी उन्होंने कोई, तो उस बंदे से जो बात करी उसने अपने आप को आर्मी मैन रिप्रेजेंट किया था कि मैं आर्मी में काम करता हूँ। तो इस बंदे ने भी विश्वास कर लिया, भाई आर्मी पे इन जनरली हम विश्वास कर लेते हैं। तो उस मुद्दई ने क्या किया,
उसको कुछ पेमेंट कर दी। उसने बताया कि मैं आ तो नहीं सकता, आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी, मैंने आपके लिए जो गाड़ी है ट्रांसपोर्ट करा रहा हूँ, आपको GST पेमेंट करनी पड़ेगी। इस तरह से उसने लगातार झांसे में लेते हुए जो मुद्दई है हमारा, उससे 67,000 रुपये 950 रुपये समथिंग उसने अपने खातों में ट्रांसफ़र करवा लिए। जो इतना सब ट्रांसफ़र होने के बाद भी वो लगातार इसी तरह के झांसे देता रहा। तो जो सोनू को फिर कहीं ना कहीं जाके शक हुआ कि भाई ये तो मेरे साथ में गलत हो गया। फिर सोनू ने इस मामले में अपनी FIR दर्ज करवाई और इस FIR दर्ज होने के बाद में इसकी हमारे संज्ञान में आई। ये पहले जो ये FIR थी हमारे साइबर क्राइम थाना रोहतक के पास थी। हमारे पास 12 जुलाई को हमारे पास में FIR आई, जो हमने इसमें काम करते हुए जिस अकाउंट में मुद्दई ने पैसे ट्रांसफ़र करवाए थे उस मुलजिम को हमने उसमें अरेस्ट किया। उससे गहनता से पूछताछ की, जिसमें उसने बताया कि भाई इस काम में उसके और भी साथी शामिल हैं। जो शामिल साथी हैं उसमें नाम बताया उन्हें शाहिद और मुजाहिद, गांव नूह के रहने वाले हैं। ये जो आरोपी हमने पकड़ा है ये भी गांव नूह का रहने वाला है और उनकी गिरफ्तारी बकाया है। और बाकी इसमें हम गहनता से पूछताछ कर रहे हैं। आम जनता को भी ये कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ प्रिकॉशन बरते हैं। OLX पे कोई भी चीज़ आप लोग खरीदते हैं तो सबसे पहले जिस बंदे को आप डायरेक्टली नहीं जानते, प्लीज़ बगैर मिले पेमेंट कोई भी ना करें। चाहे उसमें वो मोस्टली ये जो क्राइम बनते हैं, आपका आर्मी मैन पे आप विश्वास कर लेते हैं, उसकी ID वगैरह यूज़ करते हैं कहीं से भी उठा के या कहीं से शेयर करी हुई। तो मेरी आप लोगों से बस एक ही विनती है कि बगैर किसी से मिले OLX पे चीज़ों की हम झांसे में आ जाते हैं। कोई भी हमें चीज़ सस्ती मिल रही है तो हमें लगता है कि हाँ ये तो ले लेता हूँ, जेन्युइन है। डिप्लोमा वेटनरी एसोसिएशन हरियाणा संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा VLDA कर्मचारियों एवं पशुपालकों की मांगों को लेकर 15 जून से आंदोलन जारी है। इस कार्यक्रम के प्रथम चरण के अंतर्गत जींद से पैदल मार्च करते हुए कर्मचारी पंचकुला के महानिदेशक कार्यालय तक पहुंचे और वहां पहुंचकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर रखा है। एसोसिएशन के राज्य प्रधान विजेंद्र सिंह बेनीवाल, महासचिव रामफल राहड़, कोषाध्यक्ष नरेंद्र सांगवान, वरिष्ठ उप प्रधान शील सांगवान एवं उप महासचिव विजेंद्र जांगड़ा ने शुक्रवार को भिवानी में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि 5 वर्ष पहले मुख्यमंत्री द्वारा VLDA कर्मचारियों की कई मांगों को स्वीकृत किया गया था, जिनमें VLDA से पदोन्नत एकमात्र पद BLEO को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा देने, VLDA कर्मचारियों को जोखिम भत्ता देने, VLDA कर्मचारियों का संशोधित ड्यूटी चार्ज जारी करने सहित अन्य मांगों को विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं आयुक्त द्वारा स्वीकृत किया गया था, जिनमें VLDA का पद नाम बदलकर वेटनरी लाइव स्टॉक इन एक्सटेंशन ऑफिसर करना, ग्रेड पे 4600 रुपये करना, डिप्लोमा वेटनरी काउंसिल का गठन करने, VLD डिप्लोमा कोर्स का नाम बदलकर DVSC एंड AH करना, डिप्लोमा की अवधि 3 वर्ष करने, ऑनलाइन ट्रांसफ़र के अंतर्गत दूर दराज तबादला हुए कर्मचारियों को नज़दीक रिक्त स्थान पर समायोजित करने, दिव्यांग VLDA एवं VLDA कर्मचारियों को पदोन्नत करने सहित पशु अस्पतालों में फिनाइल पट्टी, खनिज मिश्रण, लाल दवाई इत्यादि मांग मुद्दों को लेकर लगातार पिछले 38 दिनों से आंदोलन चलाया जा रहा है, लेकिन विभाग के महानिदेशक एवं पशुपालन मंत्री द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिस कारण कर्मचारियों एवं पशुपालकों में कड़ा रोष व्याप्त है। हमारा आंदोलन लगातार आज 38वें दिन में प्रवेश कर चुका है और लगातार पिछले 2 वर्षों में हमने पशुपालन मंत्री, विभाग के महानिदेशक, कमिश्नर इनके साथ लगातार कर्मचारियों के मांग मुद्दों को लेकर के और पशुपालकों के मांग मुद्दों को लेकर के बैठकें करी। लेकिन जब 2 साल तक इंतज़ार करने के बाद भी कोई कार्रवाई किसी मांग मुद्दे पर नहीं हुई तो हमने 22 मई को राज्य कार्यकारिणी की रोहतक में बैठक बुला करके निर्णायक आंदोलन घोषित करने का नोटिस हमने सरकार को और विभाग को दिया। लेकिन नोटिस को दिए हुए आज लगभग 2 महीने से ऊपर का समय हो चुका है और हमने इस आंदोलन के प्रथम चरण के अंतर्गत 15 जून को हमारा पैदल जत्था चला था पंचकुला के लिए और 17वें दिन हम पंचकुला महानिदेशक कार्यालय पर पहुंचे। वहां लगातार हमारा धरना आज 38वें दिन में प्रवेश कर चुका है और इस दौरान जब हमने ये महसूस किया कि विभाग का मंत्री होने के नाते पशुपालन मंत्री के द्वारा किसी प्रकार का बातचीत का निमंत्रण एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल को नहीं दिया गया और वो शुद्ध नहीं ले रहे हैं, तो हमें फिर मजबूरन ये घोषित करना पड़ा कि 18 से 23 जुलाई को लोहारू विधानसभा क्षेत्र जो पशुपालन मंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर हम गांव-गांव में जा कर के पशुपालकों का सहयोग के लिए अपील करेंगे
और 24 जुलाई को इस रविवार को भिवानी में यहाँ चिड़ियाघर के सामने कोर्ट परिसर के साथ हमारा राज्य स्तरीय आक्रोश रैली आयोजित हमने करी है और प्रदर्शन करते हुए हम पशुपालन मंत्री के कैंप कार्यालय पर जाकर के मांग मुद्दों के समाधान का ज्ञापन सौंपा। एक तरफ जहां हम शहर को सिटी ब्यूटीफुल बनाने की सोच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शहर की साफ सफाई की व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई नजर आ रही है। जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर तो लगे ही हैं, बारिश के बाद हालात बद से बदतर हो चले हैं और लोगों को बीमारियों से खतरा होने लगा है। शहर के अनेक इलाकों में नगर परिषद के सफाई कर्मचारी जाना भी मुनासिब नहीं समझते। इसी कड़ी में आज कूड़े का उठान न होने पर मंगलम एनक्लेव सोसाइटी नज़दीक रामबाग रोड भिवानी के लोगों ने प्रदर्शन किया। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि कई दिनों से कूड़े का उठान न होने से आवारा पशु कूड़े के ढेर पर मुंह मारते हैं, जिससे पशुओं के शरीर में प्लास्टिक की थैली जाने का भय है। बारिश के मौसम के बाद कूड़े से उठने वाली दुर्गंध के कारण यहाँ से निकलना भी मुश्किल हो जाता है, जिस पर मच्छर पैदा होने के कारण अनेक बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। सोसाइटी वालों का प्रशासन से अनुरोध है कि जल्द से जल्द कूड़े का उठान किया जाए ताकि बीमारी फैलने से रोका जा सके। देख सकते हैं पीछे किसी प्रकार कूड़े का ढेर लगा हुआ है। यहाँ पर आसपास की कॉलोनियों के जो कूड़ा वर्कर है, जो सफाई कर्मचारी है, वो कूड़ा उठाते हैं और यहाँ पर डाल जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर कूड़ा इकट्ठा होने से बारिश के मौसम के कारण अनेकों मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं और आप पीछे देख सकते हैं कि आवारा पशु जो हैं वो कूड़े के ढेर में मुंह मार रहे हैं और आवारा पशुओं के यहाँ रहने से इनके आपस में लड़ाई हो जाती है और राहगीरों को आने जाने वालों को परेशानी होती है। कल भी इनकी लड़ाई की वजह से किसी बाइक चालक को चोट लग गई थी। इनकी चपेट में आने के कारण हादसा होने का डर रहता है। मेरा सफाई कर्मचारियों से और इस विभाग के प्रशासन अधिकारियों से निवेदन है कि यहाँ पर कूड़ा का उठान जल्द से जल्द करवाएं ताकि जो बीमारियाँ उत्पन्न होने का डर है उससे बचा जा सके। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ कूड़े का ढेर लगा हुआ है और ये कूड़ा ये आसपास की बजाय जो दूसरे जो एरिए हैं वहाँ से भी इकट्ठा करके डाल जाते हैं। बारिश के मौसम में यहाँ पर अब गंदगी में मच्छर होंगे, बीमारी का ये आलम पैदा करेंगे। यहाँ सिर्फ कूड़ा ही नहीं, लोग मरे हुए जानवर भी डाल जाते हैं। तो मेरी ये सफाई कर्मचारियों से या जो विभाग है उससे अनुरोध है कि इसका जल्दी कोई ना कोई समाधान करें ताकि यहाँ कोई बीमारी वगैरह ना फैले। ऐसा है कि हम लोग यहाँ मंगलम एनक्लेव सोसाइटी में रहते हैं और ये रामबाग सड़क के पास बिल्कुल पड़ती है, बिल्कुल एडजेसेंट टू रामबाग है। और ये हमें कम से कम 2-2.5 साल से हम परेशान हैं। इतना कूड़ा यहाँ पे जो आता है वो यहीं पे कूड़ा गिर जाता है और कूड़े पे जब बारिश का पानी पड़े या वैसे ही कोई पानी पड़े तो इतनी स्मेल हो जाती है कि बंदा यहाँ से निकल नहीं सकता, ना हम सैर कर सकते हैं। और इसी तरह मच्छर, इतने ज़्यादा मच्छर पैदा हो जाते हैं जो सारी सोसाइटी में, और छोटे छोटे बच्चे हैं ना तो वो खेल पाते हैं और मच्छर सबको ही, बड़ों छोटों सबको काटते हैं। और आपको मालूम, हम सबको ही इससे बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ जो कूड़ा इकट्ठा होता है, यहाँ मच्छर भी, बीमारियाँ भी और आवारा पशु भी यहाँ आके बैठते हैं फिर इस पे, तो यहाँ से निकलना भी और यहाँ में गली में खड़ा होना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, इतनी ज़्यादा कूड़ा हो जाता है। हाँ, हम डस्टबिन तक भी कूड़ा डालने नहीं जा पाते, डस्टबिन के बाहर भी दूर दूर तक फैल जाता है, तो ना वो डस्टबिन के अंदर डल पाता, कूड़ा चारों तरफ फैलता है। तो प्लीज़ हमारी इस समस्या का सॉल्यूशन निकाला जाए, बहुत परेशान हैं हम लोग। दूर दूर से लोग इवन ई रिक्शा भर के लाके कूड़ा डाल के जाते हैं, इकट्ठे पूरे कट्टे लाके, मतलब यहाँ पे ठिकाना बना लिया है कूड़ा डाल। भिवानी में पिछले दिनों मुस्कान मसाला फैक्ट्री में आग लग जाने के कारण यहाँ रखी मशीनें भी जलकर राख हो गई थी। फैक्ट्री मालिक वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक काद्यान ने भारी भरकम नुकसान के चलते सरकार से मुआवजे की गुहार लगाई है ताकि उनका कार्य सुचारू रूप से चल सके। बीते दिनों लठियावाड़ जोहड़ पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक काद्यान की मुस्कान मसाला फैक्ट्री में लगी आग मामले में सरकार से मांग की गई है कि उनकी फैक्ट्री में करीब 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, जिसका सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाए। वहीं उन्होंने आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया है। उन्होंने बताया कि उनके पास कोई भी आय का साधन नहीं बचा है, अतः सरकार द्वारा शीघ्र मुआवजा प्रदान किया जाए। हमारी जो मुस्कान मसाले की फैक्ट्री है, इसमें 16 तारीख की रात को आग लगी थी और आज तक ये सुलग रही है। 2 बार हमने फायर ब्रिगेड को बुलाया, पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। इसमें लगभग हमारा 1.5 से 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। हम प्रशासन से मांग करेंगे कि प्रशासन हमारी कुछ भरपाई करे, यही मांग है हमारी। और मैं मेरे जो दुकानदार भाई हैं, जो हमारे कस्टमर हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा, आग्रह करूँगा कि हम बहुत जल्द आपके बीच में दोबारा से आएंगे और एक और नई शक्ति और एक नई ऊर्जा के साथ हम आप लोगों के बीच में आएंगे। आप धैर्य बनाए रखना, आप हमारे ब्रांड के साथ जुड़े रहना,
यही हमारा अनुरोध है, यही हमारी इच्छा है, यही हमारी मांग है प्रशासन से भी और हमारे कस्टमरों से भी। मैं जिला प्रशासन से भी अनुरोध करता हूं कि हमारी फैक्ट्री में जो नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है मसाले का, तो उसका मुआवजा हमें दिया जाए ताकि हम दोबारा से खड़े हो सकें। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।